गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के बारे में। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज आपको बताऊंगी इस एग्जामिनेशन के बारे में सब चीजें विस्तार से। सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लास। एसएससी एमटीएस एग्जाम, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ ही फुल फॉर्म है एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन की। बहुत सारे अलग अलग तरह की एंट्री गवर्नमेंट जॉब में कर सकते हैं आप ये एग्जाम देकर। जो स्टूडेंट्स या जो लोग ये कहते हैं कि हमने सिर्फ 10th किया है तो क्या 10th के बेस पर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती, तो ये आंसर उन्हीं एजुकेशन लेवल के लिए है। ठीक है, एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले एक एक करके वो समझते हैं। सबसे पहले सीबीटी बोर्ड में इसका पहला एग्जामिनेशन होता है। सीबीएसई मोड का मतलब क्या हुआ, सीबीटी के मोड का मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड होगा पहली स्टेज, और एग्जाम जो है उसमें 4 अलग अलग सेक्शंस होंगे। इन 4 सेक्शन में जनरल इंग्लिश है, जनरल इंटेलिजेंस होगी, रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा और जनरल अवेयरनेस होगा। यदि आप ये जानना चाहें कि एप्टीट्यूड क्या होता है, तो एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी आप अपनी समझदारी से उस सिचुएशन का क्या हल निकालेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आप जो बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना होगा। यहाँ पेन और पेपर से आपको काम करना होगा आपकी राइटिंग स्किल जज करने के लिए। आप कितना हद तक जानते हैं लैंग्वेज को, और आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो इस बात को मेंशन करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो आप इंडियन नेशनल होने ही चाहिए। ठीक है, नेपाल और भूटान के भी आप हों तो चलेगा। रिफ्यूजी जो है अगर आप किसी और कंट्री से आए हैं तो भी एलिजिबल है, और कुछ बट स्पेसिफिक कंडीशन है उनकी। एजुकेशन की मैं बात करूं तो कम से कम आपके पास क्लास 10 का मार्कशीट होना ही चाहिए, और एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले ये आपको मिल जाना चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो ज्यादातर पोस्ट जो है 18 से 25 साल तक की हैं या फिर 18 से 27 साल तक की। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से विषय जो है इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जर्नल इंग्लिश की बात करते हैं। जनरल इंग्लिश में जो फोकस रहेगा वो फंडामेंटल्स पे रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भारी आपको इंग्लिश आना चाहिए, बट यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ जनरल इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या चीजें ज्यादा फोकस की जाएंगी, जहां पे टेंसेस है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स है। इन सब का यदि आप रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजिली ग्रामर पोर्शन को क्वालिफाई कर पाएंगे। देन वोकेबलरी देखी जाएगी, यानी कि बहुत सारे ऐसे एंटोनियम्स होंगे, आइडियम्स होंगे और फ्रेजेस होंगे जिनको आपको चेक किया जाएगा कि आपकी कितनी नॉलेज वहां पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जल्दी से जल्द कैसे किया जा सकता है, कैसा इसका इजी मेथड होता है, ये मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। उसके लिए आपको चैनल को फॉलो करते रहना होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है आंसर, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10 में किया होगा, बस उसी को आपको ध्यान देना होगा। पैसेज मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। सेंटेंस करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बिकॉज आप किसी भी पोस्ट पर अगर है गवर्नमेंट पोस्ट पर तो भी आपको एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। अब देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जो टेस्ट ऑफ लॉजिक है उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि आपका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होंगे या फिर डिडक्टिव, इंडक्टिव और एनालॉजिकल रीजनिंग से डिपेंड करते होंगे। कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा। इसकी यदि आप प्रैक्टिस करते रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहरहाल मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ कुछ पेपर जरूर डिस्कस करूंगी इस वीडियो के बाद। एमटीएस से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। आप उसके साथ साथ यदि नंबर और सिंबल सब्स्टिट्यूशन वाले भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है। नंबर सीरीज आप अच्छी तरह आई थिंक जानते होंगे, क्योंकि कोई भी आप पेपर उठाएंगे
उसमें नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ पैटर्न्स के होंगे, कुछ पजल्स के होंगे, रिथमेटिक और ज्योमेट्रिक और मिक्स्ड सीक्वेंस भी हो सकते हैं। तो सीक्वेंस हमें क्लास 5 से ही आजकल स्टार्ट कर दिया गया है पढ़ाना, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी। नॉन वर्बल रीजनिंग जहां पर आपका विजुअल रीजनिंग स्किल चेक किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ पजल दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे और कुछ डायग्राम इंटरप्रेट करने होंगे। कुछ डायग्राम दिए होंगे, आपको समझना होगा कि ये डायग्राम क्या शो कर रहे हैं। कुछ एनालॉजी को और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ये सब आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में आएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मास्टरिंग मैथ स्किल की, जो कि आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड चेक करेगा। बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम का हिस्सा होगा। इसके अलावा नंबर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको जल्दी ही करवाऊंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। आज आप अच्छे से समझिए कि आपको इस एग्जामिनेशन में क्या क्या तैयारी करनी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस आपके हर एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं यदि आप इसकी ट्रिक्स जानते हैं। तो मैं आपको जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस का सबसे आसान तरीका डिस्कस करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है कम से कम टाइम पे, यही डिस्कशन होगा। टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट टाइम और वर्क पे आते हैं, क्वेश्चंस कुछ स्पीड पे भी आते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम पर आते हैं। तो आप अगर बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप इनकी प्रैक्टिस करते करते ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे हल होते हैं। जनरल अवेयरनेस एक अगला टॉपिक है, अगला सेक्शन है, जिसे समझिए कि उसमें करना क्या होता है। करंट अफेयर्स यानी कि आपको अपडेट रहना होगा कि आपके आसपास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या घटनाएं घटी, पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आ रहा है, इकोनॉमी में क्या इश्यूज चल रहे हैं, और भी सोशल इशू, इन सब से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपके आसपास हो रहा है। करंट अफेयर्स की सीरीज मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीटिव टॉपिक होते हैं, उस पर भी मैं क्लासेस आपको दे रही हूँ। आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बाकी के रिसोर्सेज के साथ भी करंट अफेयर्स में एकदम पारंगत हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। स्पेशली मेरी जो क्लासेस चलती हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में ही चलती हैं। इन क्लासेस में मैं आपको इस तरह से ट्रेन करती हूँ कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो भारतवर्ष का, तो आपकी नॉलेज स्ट्रांग हो सके। आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी में वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, वो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी और की प्रिंसिपल पर ध्यान देना होगा। साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस मोटा मोटी आपका, अगर आप क्लास 10 के बेस पर ये टेस्ट दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो भी आपने साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उन्हीं फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होकर ही क्वेश्चंस बनेंगे। एंड दे बेसिकली आई थिंक दे फोकस ऑन बेसिक डेफिनेशंस, फार्मूलाज, और जो एप्लीकेशंस होते हैं जो एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, आई थिंक वो कंटेन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। स्टैटिक जीके की मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी गॉट फ्रीडम, रिपब्लिक डे का जो फर्स्ट स्टेज था वो कब बना, कमेटी कब स्टार्ट हुआ, एंड सब मोर इम्पॉर्टेंट डेट्स की इन्वायरमेंट डे कब है और स्पोर्ट्स डे कब होता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स। और बुक्स और ऑथर्स, जो नेशनल ऑथर्स कौन से हैं, बेस्ट बुक 2024 कौन सा रिवॉर्ड मिला है, फिर पद्म भूषण अवार्ड्स इस बार किसको इसको मिला। पद्म भूषण पर अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप वो सब जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह की जो स्टैटिक जनरल नॉलेज होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। वैसे तो मैं साथ साथ में ही आपको सब डिस्कस कर रही हूँ, बट फिर भी आप पहले तो सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। आप जिस भी एग्जाम को मतलब फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसका सिलेबस आप डिटेल में समझिए, ठीक है।
कम से कम 30 to 40 मिनट्स आप सिलेबस पे ही लगाइए और कुछ मत सोचिए, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल क्या क्या हो सकता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि तुरंत सिलेबस पढ़ा और बस मार्केट चले गए उससे जुड़ी हुई किताबें लेने के लिए। पहले अच्छे से चेक कीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स वहां चलती हैं, उस एग्जामिनेशन के लिए क्या स्टडी मटेरियल लगेगा। इसके लिए बहुत सारे हमारे मतलब टॉप मोस्ट हमारे टीचर्स हैं पूरे भारत में जिन्होंने इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे दी हुई है। तो आप उनको पहले चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालिए, एनालाइज कीजिए कि क्या क्या मतलब आप उसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं किन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अगर आप 2-3 साल के भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एटलीस्ट आपको स्टडी मटेरियल लेने में मदद मिल जाएगी। कॉमन थीम्स जो है पेपर्स के वो एनालाइज करने और डिफिकल्टी लेवल यानी कि आपको खुद को भी जज करना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्या क्या समझ पा रहे हैं और किस लेवल पर समझ पा रहे हैं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज ऑलवेज द की टू सक्सेस, बिकॉज जब भी आप कोई भी परीक्षा हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज हो भाई, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे हैं और उसके बाद आपकी मदद हो जाती है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी, तो एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट आपको टेक्निक इस्तेमाल करना होगा। यदि आप चाहें 1 मंथ का प्लान भी ले सकते हैं, जो कि सौरभ सर क्लासेस का ऑलरेडी क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। क्रैश कोर्सेज में 1 मंथ स्ट्रैटेजी रहेगी जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड पूरा बाउंड कर दिया गया है कि किस वीक से किस वीक आपकी कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी। बहरहाल यदि आप घर पे पहला अटेम्प्ट तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। बस आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट देखना होगा आपके स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए और फोकस करना होगा कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, एक पेपर को आपने कितना टाइम में सॉल्व किया। ये सारी चीजें आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जब आप रेगुलरली रिवाइज करेंगे, जब आप रेगुलरली अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे और आपने टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया है तो अब आप देखेंगे कि भाई मैंने सीखा क्या, एनालाइज करेंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस को जब एनालाइज करते हैं थ्रू वेरियस मॉक टेस्ट, देन ओनली यू आइडेंटिफाई कि भाई मैंने कहाँ कहाँ गलती की और कहाँ कहाँ मुझे अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सो व्हाट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो इसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले फिजिकली मेंटेनेंस यानी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फाइल्स मेंटेन करनी है, ऑफिस क्लीननेस का भी ध्यान देना होगा और डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स भी ऑफिस के संभालने होंगे। सपोर्ट एंड असिस्टेंस का मतलब होता है जो रूटीन ऑफिस टास्क होते हैं उसमें नॉन क्लरिकल जो वर्क लाइफ होती है, जैसे लेटर डिलीवरी और सपोर्ट करना अपने ऑफिस पर्सनल्स को, तो ये सारे इसी के पार्ट हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये सारी चीजें तो हमने समझ ली कि अच्छा ठीक है इस एग्जाम का ये सेक्शन है, ठीक है हम कर सकते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले पेपर 1 होगा जो आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस होगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद मेडिकल फिटनेस अगर रिक्वायर्ड हुई तो देन आपका फर्दर इसका स्टेटस स्टार्ट होगा। कुछ एग्जामिनेशन में हो सकता है पेन एंड पेपर मोड वाला भी एग्जाम हो, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव आपको देना हो, और कुछ हो सकते हैं आपके CBT बेस्ड हो और उसके बाद आगे फर्दर आपकी तैयारी शुरू हो जाए। बेनिफिट क्या मिलेगा भाई, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी बातें भी तो बताइए। तो बेनिफिट यदि पे लेवल की बात करूं तो 7th पे कमीशन, और अब तो मुझे लगता है 8th पे कमीशन भी लॉन्च हो चुका है, तो आपको नया जो है कमीशन के अंतर्गत जॉब मिल सकती है। सैलरी इससे भी बढ़कर आएगी, ये तो 7th पे कमीशन के अंतर्गत था, जहां स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 18,000 और 22,000 पर मंथ होने वाली थी आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। सारे TA DA वो डिडक्शन देखो वो नुकसान नहीं होता, वो आप ही के पैसे जोड़ रहे हैं। डेली अलाउंसेस हैं, फिर आपका HRA है, हाउस रेंट आपको मिलता है, तो अगर आप चाहें तो ले, नहीं चाहिए तो वो सैलरी में मिल जाते हैं, तो पे लेवल अब आपका और बढ़ेगा। बेनिफिट्स तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स होंगे और पेंशन स्कीम जो कि सबसे बेस्ट होता है, आप रिटायर होने के बाद भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड मिल गई होगी।
यदि आप चाहे तो तैयारी करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं सौरभ सर क्लासेस के साथ। नंबर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट क्लास।